मेरे अपने भय भी। बहरहाल एक एक करके कोशिश करूँगा क्योंकि कुछ बातें जो मैं समझता हूँ मेरी अवस्था। तो जो सबसे पहले आपने अब संस्कृति का सवाल उठाया था, असल में मैंने ये कहा था कि संस्कृति कोई निरपेक्ष चीज़ नहीं है कि जिसको आप चाहे जैसा स्वीकार कर लें। मैंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है और जो सामाजिक व्यवस्था है वो संस्कृति को जन्म देती है। तो अगर आप एक आर्थिक व्यवस्था स्वीकार करते हैं तो उसके साथ ही वो संस्कृति भी आएगी जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। ये मेरा वक्तव्य था। अब जहाँ तक सवाल ये है कि आपने कहा कि सैकड़ों वर्षों से लोग आते रहे हैं और अपनी संस्कृति का प्रभाव भारत पर छोड़ते रहे हैं और यहाँ समाते रहे हैं, तो कोई खतरा नहीं है भारतीय संस्कृति को आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खतरा है अथवा नहीं। सवाल ये है कि जो संस्कृति प्रकृति के खिलाफ है वो आप संस्कृति, दो शब्द हैं प्रकृति और संस्कृति, उसमें आपके इस प्रश्न का जवाब छुपा है कि अगर आप प्रकृति के खिलाफ हैं तो वो संस्कृति अब संस्कृति, और अगर आप प्रकृति के पोषण करने वाली बातें कर रहे हैं तो वो संस्कृति है जो लंबे समय तक इस प्लेनेट को, इस धरती को बचाए रखेगा। अब आपको चुनना है। इसी तरह क्योंकि भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव है तो वो भाषा भी आपकी संस्कृति को प्रभावित करेगी। अगर आपकी भाषा में मंगलसूत्र और मुद्रा आ रहा है तो वो आप तय कर लीजिए कि आप पतन के किस पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। संकेत में आपका ये जवाब दे रहा हूँ। बाद में हमारे एक साथी ने कहा कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी जगह लगातार हाशिए से भी कम होती चली जा रही है इस राजनीतिक व्यवस्था में, खासतौर से शासक दल के प्रति। तो ये खतरा है बहुत भयंकर और मुझे लगता है इसको चिन्हित करना चाहिए, साथ ही वैश्विक परिदृश्य में देखना चाहिए। अब भारत में बहुसंख्यक हो सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म के अनुयायी विश्व में बहुसंख्यक हो सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ करेंगे, क्या आप सोचते हैं कि उसके दुष्परिणाम आपको न देखने पड़ते? और दूसरा ये कि यदि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा कर रहे हैं तो हमें व्यक्ति को नागरिक के रूप में देखना पड़ेगा, किसी मजहबी पहचान के तौर पर नहीं देखना। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र को हम कमजोर करेंगे। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं तो बहुत खुल करके और बहुत ही निर्भयता के साथ कह रहा हूँ कि जो मजहबी पहचान के आधार पर राजनीतिक निर्णय कर रहे हैं वो आपके नागरिक अधिकारों से आपको वंचित कर। ऐसे में सारे नागरिकों का दायित्व है, अल्पसंख्यकों का नहीं तो बहुसंख्यक है उनका, कि हम इस प्रकार के विभेद करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हैं। आपका जो सवाल था सर, और आपका भी लगभग ऐसा ही है सवाल कि बहुत मुझे लगता है कि बात पहुँच भी रही है ना। ये बात जरूर है कि हमारी अपनी सीमाएँ हैं और एक रचनाकार की सीमाएँ भी होती हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि जो उत्तर आधुनिकता के विचारकों ने कहा, उनसे दो बड़े विचारक पश्चिम में हुए सर, आपको जानते हैं। एक तो लियोटार्ड हुए हैं, उन्होंने उत्तर आधुनिकता में मीडिया की भूमिका को कहा है और उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तर आधुनिक काल है जो कि अभी पश्चिम के लोग परिभाषित कर रहे हैं कि चल रहा है, उसमें जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसकी तुलना में वर्चुअल रियलिटी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसको हम आभासी यथार्थ कहते हैं। तो आभासी यथार्थ कई बार जो वास्तविकता है, वास्तविक यथार्थ है, उससे ज़्यादा प्रभावशाली है। ये समझिए विशेषता है उत्तर आधुनिक। तो ये खतरा है उत्तर, उसके सामने हम लोग अपने आप को कैसे स्थापित करें, ये महत्व। तो जो मैं आपसे पहले वाले हाल में कह रहा था कि जो हमारी चिंताएं
उनको यदि कोई हाशिए पर डाल रहा है या स्थगित कर रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसी चीजें आ रही है जो आपकी प्राथमिकताओं को बदल रही है, तो अपने पैरों को ताकत के साथ जमीन पर बनाए रख करके उन मुद्दों की बात को लगातार करना। दूसरी बात जो आपने कही कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो लगातार आपसे कहता है कि इन पंक्तियों को हटा दीजिए। मैं सोचता हूँ कि यदि आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ें और मीडिया की भूमिका की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया को 150 साल हो गए, इसमें भी था पंक्ति। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, लेकिन छोटे छोटे पर्चे हैंडल्स या दीवारों में लिखे नारे दुष्यंत जी कह गए, आप तो सब शायद हो गए कि घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे। तो हम तो दीवारों पर नारे लिखेंगे और दीवारों पे कविताओं की पंक्तियां संघर्ष का रास्ता खोलेंगे। और सर आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि जो नहीं आपने लास्ट वाला जो प्रश्न किया था वो आप अगर वापस करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो विकल्प देखिए हम यथार्थ को देखते हैं, आलोचक हम जो साहित्यकार क्या होना चाहिए वो वैकल्पिक अवधारणा है, मतलब केवल पूरी दुनिया की और हमारे देश की, क्योंकि ग्लोबलाइज सब कुछ हो चुका है। और कुछ मित्रों ने कहा कि भाई रोहन जी ने कहा कि भाई मार्क्सवाद तो कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो क्या वास्तव में ही खत्म हो गया या मार्क्सवाद की कोई वो नहीं है ज़रूरत, तो उस तरह की क्योंकि वैकल्पिक सर मैंने खत्म होने का भी कहा है ये फिल्म चलेगा नहीं आप जैसे नहीं आपने तो बहुत अच्छे से आपने बहुत दिया, पूरी बात नहीं कह सकता ना। मैं क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई ही इसी के खिलाफ है, कोई विकल्प नहीं। पश्चिम से जो विचार आया है TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये फिलॉसफी के रूप में पिछले 30 सालों में 30 सालों में 91 की बात से, तो हमारा तो संघर्ष ही उसी है, क्योंकि जो व्यवस्था शोषण पर टिकी वो स्थायी हो नहीं सकती। जो व्यवस्था प्रकृति के अंधाधुंध दोहन पर टिकी है वो स्थायी हो ही नहीं सकती। आपका प्लेनेट अगर सुरक्षित नहीं तो आप कितने राष्ट्रवादी हो जाए इससे क्या हो। पूरा का पूरा संघर्ष आप पिछले 30 सालों का विश्व के संघर्षों का इतिहास देखें, चाहे वो अमेरिका का इराक पर हमला हो, चाहे ईरान पर हमला हो, चाहे अभी जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है या अभी जो फिलिस्तीन पर हमला है, वो क्या है? वो प्रकृति के संसाधनों की लूट और उस पर कब्जे का संघर्ष है। तो इस संघर्ष के खिलाफ खड़े होना ही विकल्प, और एक बड़े वैश्विक परिदृश्य में सोच करके मार्क्स ने यो नहीं कहा था कि दुनिया के मजदूर हो गए। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के सारे समझदार लोगों एक, जो दुनिया की चिंता करने वाले लोग, जो पृथ्वी की चिंता करने वाले लोग हैं, जो कृष्णा जी ने बहुत बढ़िया सवाल कहा कि भाई प्रकृति ही नहीं रहेगी। आप देखिए जिस तरीके की हीट वेव आप देख रहे हैं, एक टेलीविजन पर एक एनालिस्ट तो उन्होंने कहा कि अभी कोई मोदी वेव नहीं है, देश में सिर्फ एक वेव है और वो हीट वेव। ये बात सच है। तो सवाल ये है कि ये जो 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान राजस्थान में हो रहा है, मैं अभी रास्ते में सर से कह रहा था कि बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी वनस्पति और पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, और हम ये क्यों मान रहे हैं कि हम खतरे में नहीं आएंगे, मनुष्य बचा रहेगा, यही विभ्रम है। क्योंकि जो शोषण का तंत्र है, और इसीलिए हम पूंजीवाद की बात बार बार कह रहे हैं, क्योंकि पूंजीवाद में सिर्फ एक देवता होता है और वो है मुनाफा। और जबरदस्त किस्म का कम्युनिज्म तो वहाँ है जो किसी देवता को नहीं होता, और उसके लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, कोई कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, जैसे ईरान पर हुआ या इराक पर हुआ उसने,
दुनिया के पैमाने पर इस किस्म की हिंसा लगातार बढ़ रही है। और हिंसा सिर्फ युद्ध से ही नहीं होती, हिंसा विचार से होती है। और विचार की हिंसा वाले संगठन ने भारत में किया गया है वो आप समझ सकते हैं। आज जो खतरा है वो सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है, चार के हमले का वैचारिक जो आपसे कोई सरकार आकर कहे या न कहे कि ऐसा मत लीजिए, लेकिन उस सरकार के इतने अनुषांगिक संगठन हैं कि वो आपके लिखने पर आपकी किताब को जला दे। तो वो जो संघर्ष है वो बड़ा व्यापक है। इसलिए मुझे ये लगता है सर कि जो विकल्प है सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दुनिया को बचाने को भारत इसमें पिछले 5 या 7 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है और अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो आप समझ लीजिए कि इस देश की जो सत्ता इस समय है वो किन के संरक्षण में चल रही है। बाइडेन हो या ट्रम्प, उनके लिए देश में भारत में ऐसे प्रधानमंत्री का होना बहुत सुखद है जो लगातार उनके हथियार खरीद। और एक बात करके समाप्त करूँगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, जो 5 देश स्थायी हैं सदस्य, वो विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा हथियारों के उत्पादक और निर्यातक है। आयरनी देखिए, विडम्बना देखिए, हम लोग यह लिखते हैं कि भैया तुम्ही पर तो सुरक्षा का जिम्मा है और तुम्ही हथियार सुरक्षित है वही है। अब ये हाल, तो ऐसे में मैं जब कहता हूँ कि भाई आप पूरे विश्व के अंदर जितनी तानाशाही की ताकत उनके खिलाफ खड़े होकर के अपना, और सभी लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कह सकता। मैंने अंग्रेजी साहित्य का उदाहरण आपको दिया जिसको अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, उसमें ये चिंताएं नहीं। हिंदी में, राजस्थानी में जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो बांग्ला है चाहे मलयालम में, उनमें ये बातें हैं। मेरा विषय है उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पर भी लड़ाई लड़ेंगे और लिखेंगे। तो आज मैं सोचता हूँ कि हो सकता है आप में से बहुतों के प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन मुझे नहीं आता है, शायद प्रश्न गंभीर है। एक सवाल रहेगा हल्दर जी का। हल्दर की हाँ, उन्होंने वो जो गरीबी वाली जो बात थी ना, भाई गरीबों पे कविताएं तो लिखी रहे नहीं, तो आप कह रहे हो, मैंने कहा अभी कि लिखा जा रहा है, ये बात सही है, मैं सहमत हूँ आपसे। तो वो नहीं, वो फिर अर्थनीति को और इनको समझने की जो उनका बात कोई है। सवाल नहीं था मेरे ख्याल में। अच्छा, नहीं था सवाल। नहीं, मैं उससे सहमत हूँ कि लिखा जा रहा है। सवाल ये है कि कुछ भाषाओं में नहीं लिखा जा रहा है और उसमें लिखा जा रहा है। और आपने जो बात कही बहुत अच्छी थी, हम पहुँच रहे हैं, पहुँच तो रहे इसमें। मुझे लगता है कि स्कूल के ज़माने से अभी तक बहुत से डिबेट्स में मैंने भाग लिया है और बहुत से डिबेट्स का जजमेंट किया। तो हिंदी की कोई डिबेट बिना दुष्यंत के पूरी नहीं होगी भी नहीं। है ना? हो गई है पूरी पर्वत संसद में भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जी, पर बदलाव क्यों नहीं ला सकते? बदलाव नहीं आ सकता, आ रहा है क्योंकि मजबूरियां हों। मुझे लगता है कि नहीं, उसके लिए आपको संगठन की महत्व को समझना पड़ेगा। देखिए, अकेले बदलाव कोई भी नहीं ला सकता है। सामूहिकता के साथ, कलेक्टिविज्म के साथ अगर हम काम करेंगे तो बदलाव भी आएगा। ऐसा नहीं है जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हमने ऐसे भगा दिया। सर, एक और चीज पे सोचने की जरूरत है कि ये भी केवल लिखते समय कभी होता है, जी, बाकी टाइम पे वो भी उस पूंजी वाक्य का हिस्सा बना रहता है। ऐसा मुझे अभी थोड़ा चिंतन किया, मैंने तो लगा हाँ, सही है। लिखते समय देखिए, कभी होता है। ऐसा है ना, आप इस व्यवस्था का अंत नहीं, आप इसके शिकार भी हैं। दोनों हाथ, इसका अंत भी है और इसके शिकार भी। तो अब इस व्यवस्था को बदलने की बात हम लोग जो संवेदनशील हैं ज़्यादा बेहतर ढंग से कह सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं और मैं सोचता हूँ कि जब कार्यगोष्ठी होगी तो लोग और अच्छे से अपनी बात कह पाएंगे। मेरी आने की सफलता तो यह है कि कोटा के इतने सारे महान साहित्यकारों के भाषण हुए, मैं पढ़ता रहता हूँ। आपकी रचनाएं तो मैंने गाँव से लगातार पढ़ता हूँ, कृष्णा जी की रचनाएं पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो शायर लोग हैं उनको भी पढ़ता
ऐसे पहली बार रूबरू आपके सामने आया हूँ, आप